जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा दिव्यास्त्र मार्क 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का टेस्ट। लेकिन अब कंपनी इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को एक स्टेप और आगे लेकर जा रही है। अब एडवांस CRPA एंटीना टेक्नोलॉजी और इजराइल की एंटी डूम एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल कर लिया गया है। ये टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। रीजन साफ है कि जंग में केवल आपके पास मिसाइलें और ड्रोन काफ़ी नहीं है। अगर सामने वाला दुश्मन आपके GPS सिग्नल को जाम कर दे या फिर गलत लोकेशन दिखाने लगे, तो ऐसे में कोई सा भी जो मॉडर्न ड्रोन है वो अपना रास्ता भटक सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर काम आती है CRPA टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना, जिसमें कि कई एंटीना एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके जैमिंग सिग्नल को पहचाना जाता है और उसे दबाने की कोशिश की जाती है। इससे ड्रोन सही GPS सिग्नल ले लेता है। इस ड्रोन को होवर IT ने बनाया। कंपनी का कहना है कि दिव्यास्त्र मार्क 1 अब 2 इंडिपेंडेंट एंटी जैमिंग सिस्टम के साथ लैस है। अगर एक सिस्टम पर प्रेशर पड़ेगा तो दूसरा नेविगेशन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। दिव्यास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन दोस्तों, इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता है 15 किलोग्राम और ये 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। हालांकि कंपनी ने इसके एंटी जैमिंग क्षमताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा स्टेप माना जा सकता है कि भैया आपने महंगे ड्रोन तो ले लिए, लेकिन अगर आपने उन्हें एंटी जैमिंग से नहीं बचाया तो फिर वो तो बेकार हो गया। भले ही दोस्तों इस नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने से इस ड्रोन की एंटी जैमिंग क्षमताएं जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पर तैयारी करनी होगी भारतीय ड्रोन कंपनियों को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ, जिसके जरिए अक्सर दुश्मन आपके कम्युनिकेशन लिंक्स, डेटा लिंक्स और नेविगेशन सिस्टम पर भी हमला कर सकता है। यानी कि दोस्तों, भले ही 100% सुरक्षा की गारंटी तो कोई नहीं देता, लेकिन अगर आप लगातार अपग्रेड हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका एज मिलेगा। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां अब एक लेवल और ऊपर की सोच कर अपने प्रोडक्ट्स को बना रही है। दोस्तों, भारत की टैक्टिकल मिसाइलों में से एक है परलय मिसाइल। बताया जा रहा है कि ये केवल एक हथियार नहीं बल्कि भारत के भविष्य की रॉकेट फोर्स की नींव बनेगी। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि परलय मिसाइल के प्रोडक्शन में भविष्य में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल हो सकती हैं। फिलहाल इस मिसाइल को इस वक्त भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तैयार कर रही है। अभी सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि हमें और प्रोडक्शन की ज़रूरत क्या पड़ गई है इन मिसाइलों की। इसका जवाब है दोस्तों, भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव जो है वो आ चुका है। परलय जो कि एक स्वदेशी कैनस्ट्राइज शॉर्ट रेंज क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके जरिए हम दुश्मन के रडार स्टेशन, कमांड सेंटर, एयरबेस और लॉजिस्टिक हब्स को खत्म कर सकते हैं। इवन ये क्षमता पिनाका रॉकेट सिस्टम और अग्नि जैसे स्ट्रैटेजिक मिसाइलों के बीच की जो खाली जगह है उसे भी भरती है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुल 370 परलय मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। पहला ऑर्डर तो 120 मिसाइलों का था, लेकिन बाद में सेना ने 250 अतिरिक्त मिसाइलों को मंजूरी दी। मतलब साफ है दोस्तों, यदि भारत भविष्य में एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स बनाएगा तो हजारों सटीक स्ट्राइक मिसाइलों की जरूरत हो सकती है। इसीलिए केवल एक कंपनी पर प्रोडक्शन के लिए निर्भर रहना घातक हो सकता है और यहीं पर प्राइवेट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि कई भारतीय MSMEs पहले से ही परलय प्रोग्राम के लिए मैकेनिकल पार्ट, वायरिंग हार्नस और लॉन्चर से जुड़े कंपोनेंट्स को तैयार कर रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो पहले से सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है। और अगर भारत वाकई में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एक कमान देता है तो परलय जैसी मिसाइलें भारत की कन्वेंशनल डिटरेंस क्षमता को नए लेवल पर ले जाएंगी। खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से जवाबी कार्रवाई की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी हमारी। और इसमें कोई डाउट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के आने से भारत के डिफेंस प्रोडक्शन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव भी साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, भारत का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FICV प्रोग्राम अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्रोजेक्ट 65,000 करोड़ रुपए का है, जिसका उद्देश्य है भारतीय सेना के पुराने BMP-2 सारथ वाहनों को बदलना, जो पिछले 4 दशकों से सर्विस में है। सेना पहले फेज में 1750 FICV शामिल करेगी, जबकि टोटल ज़रूरत है हमें 2600 से अधिक वाहनों की। यहाँ पर दोस्तों FICV शामिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया है। कारण बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से यूक्रेन जंग ने ये बात दिखाई है कि ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और टॉप अटैक मिसाइलें और साथ ही प्रिसीजन हथियार किसी भी कन्वेंशनल बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना देते हैं। इसलिए भारतीय सेना अब केवल एक ट्रूप कैरियर नहीं बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती है जो एक साथ फायर पावर, सर्विलेंस, नेटवर्किंग और सुरक्षा प्रदान करे। नए FICV में 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन होगी, 7.62 mm की मशीन गन होगी और मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाने की भी प्लानिंग इस पर की जा रही है। यानी कि ये जो FICV है वो केवल सैनिकों को नहीं ले जाएगा बल्कि दुश्मन के टैंकों, बंकरों, ड्रोन और उनके जो हल्के बख्तरबंद वाहन हैं उन्हें भी खत्म कर सकता है। बताया जा रहा है कि सेना इन वाहनों में मॉडर्न स्टैंग लेवल 4 और लेवल 5 की सुरक्षा चाहती है, ताकि ये माइन ब्लास्ट, हैवी मशीन गन फायर और आर्टिलरी के टुकड़ों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सके। इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि EVNL अब ब्लास्ट प्रोटेक्शन और मॉडुलर आर्मर से जुड़ी तकनीकों के लिए इंडस्ट्रीज़ को अपने साथ जोड़ रहा है।
मतलब साफ है कि भारत भविष्य में विदेशी आर्मर टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम रखेगा। हालांकि दोस्तों ये परियोजना बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज ज़रूर आ रहा है और वो चैलेंज है वजन को लेकर, क्योंकि सेना चाहती है कि भाई हमारा FICV इसका वजन 20 से 22 टन के बीच रहे, ताकि इसे आसानी से अपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे डिप्लॉय किया जा सके। इवन ये जो FICV है वो एम्बिफियस क्षमता से लैस होने चाहिए, मतलब पानी में भी ये चल सकते हो। इसीलिए ये चैलेंज यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप जितना सुरक्षा परतें जोड़ोगे इन FICVs में उतना वजन बढ़ेगा। इसीलिए इनकी जो एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी है और एम्बिफियस क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि भाई चुनौती है, उससे निपटा भी जाएगा। और इवन यहाँ पर दोस्तों इस परियोजना को मेक 1 कैटेगरी के तहत चलाया जा रहा है, जहाँ भारत सरकार प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की 70 से 80% जो लागत है वो खुद वहन करेगी, और इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इन FICVs में दोस्तों कुछ तो कॉम्बैट रोल निभाएंगे, कुछ कमांड पोस्ट के रूप में काम करेंगे, कुछ सर्विलेंस और ड्रोन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बात साफ हो जाती है कि भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री केवल सैनिकों की टुकड़ी नहीं बल्कि एक डिजिटल युद्ध नेटवर्क का हिस्सा होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर। बताया जा रहा है कि ये J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के सबसे पावरफुल रडार को भी धोखा दे सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भले ही अदृश्य नहीं होते, मतलब इनविजिबल नहीं होते, लेकिन वो अपने रडार सिग्नेचर को इतना कम कर देते हैं कि रडार उन्हें बहुत देर से देख पाता है। वहीं यहाँ पर भारत की भी बात की जाए तो भारत का जो हाई पावर रडार है वो किसी भी नॉर्मल फाइटर जेट को 450 किलोमीटर दूरी से पकड़ सकता है। मतलब हमारे पास टाइमिंग अच्छी खासी होगी उसे न्यूट्रलाइज करने की। लेकिन अगर J-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट सामने आ जाए तो ये जो दूरी है 450 किलोमीटर की वो घटकर 120 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें बैकफुट पर आना पड़ सकता है, यानी कि हमारा रडार इस फाइटर जेट को देख तो लेगा लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। ऐसे में जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसकी ताकत ही स्टेल्थ होती है, तो वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च कर सकता है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर प्रेशर बना सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि भारत खाली नहीं बैठा है, बल्कि भारत ने एक बड़ी प्लानिंग कर ली है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना IACCS नेटवर्क कई तरीके के रडार, अवाक्स और लो फ्रिक्वेंसी सेंसर्स को जोड़कर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने की क्षमता बढ़ा रही है। यानी कि भारत के पास भरपूर टाइम होगा J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने का और उसे टाइम पर जवाब देने का। क्योंकि दोस्तों अब आप देखिए भविष्य में एक बड़ा क्वेश्चन भी खड़ा हो जाएगा, क्या स्टेल्थ जंग जिता सकता है या फिर सेंसर का जो नेटवर्क है वो आपको बढ़त दिला सकता है। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा इस बारे में भी। चलिए दोस्तों डिफेंस अपडेट्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करने वाले हैं, जहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आज आप सब देख रहे होंगे कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काउंटर ड्रोन काफ़ी तेज़ी से बना रही हैं और वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना रही है। और मैंने भी आपको दिखाया कई तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम पर जिस पर काम कर रही हैं हमारी कंपनियां। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यही आता है कि क्या हमारी एंटी ड्रोन सिस्टम वास्तव में उतने इफेक्टिव है जितना कि कंपनियां दावा कर रही हैं। हाल ही में बॉर्डर पर तैनात बलों के साथ कुछ बातचीत हुई और फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ सीरियस सवाल यहाँ पर खड़े हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई सीमा पर गिराए गए जो सैकड़ों ड्रोन थे उनमें से लगभग 99% कमर्शियल ड्रोन थे, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5.8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। यानी कि सबसे बड़ा खतरा अभी 5th जनरेशन स्वॉर्म ड्रोन्स नहीं है, बल्कि बाजार में आसानी से मिलने वाले सस्ते ड्रोन हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ डिप्लॉयड जो सिस्टम है उसके बारे में ऑपरेटरों ने भी दावा किया कि उनके ब्रोशर्स में 10 से 12 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज लिखी गई थी, जबकि रियलिटी में वो मुश्किल से 3 किलोमीटर तक ही इफेक्टिव दिखे। कुछ मामलों में तो जो जैमिंग रेंज के दावे कर रही थी कंपनियां वो भी काफ़ी कम हो गई। और टेंशन वाली बात तो ये है कि कई सिस्टम्स अभी भी जो उनकी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है वो विदेशी कंपनियों से जुड़ी है। मतलब साफ है कि अलग अलग सिस्टम्स एक जैसी कमजोरियों का अगर सामना कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका कोर टेक्नोलॉजी बेस काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। हालांकि मैं इस बात को कंफर्म तो नहीं करूंगा, लेकिन जब बात सामने आ रही है तो बतानी भी ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हम रियलिटी में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं या केवल विदेशी तकनीक को भारतीय लेवल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये बहस यहीं पर शुरू हो रही है। यहाँ पर दोस्तों आर्म फोर्सेस को केवल फाइनल यूज़र के तौर पर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें डिज़ाइन और डेवलपमेंट में भी शामिल करना चाहिए। इसीलिए भारत को इस वक्त एक ऐसी नेशनल व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जो इस बात को सर्टिफाइड करे कि किसी सिस्टम में वास्तविक यानी कि रियल इंडिजिनस कंटेंट कितना है। और हमारे डिफेंस फोर्सेस केवल फाइनल यूज़र्स ना बने, बल्कि उनका काम भी डिज़ाइन और डेवलपमेंट में भी होना चाहिए।
मतलब साफ है कि केवल आपके पास फाइनल प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास उनके सेंसर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, आरएफ मॉड्यूल, प्रोसेसर और पेलोड भी स्वदेशी होने चाहिए। इसलिए सरकार को उन कंपनियों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए जो रियलिटी में भारत में चीज़ों को डिज़ाइन और डेवलप कर रही है, क्योंकि युद्ध के समय केवल मेड इन इंडिया स्टिकर नहीं, बल्कि डिज़ाइन एंड डेवलप इन इंडिया टेक्नोलॉजी ही आपको स्ट्रैटेजिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने वाली है। भारत ने मिसाइल, रडार और स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त उपलब्धियां हासिल करी हैं। चैलेंज अब आ गया है काउंटर ड्रोन क्षेत्र में। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दोस्तों, हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना का C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट देखा गया, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवालों की बाढ़ आ गई। और ये बात लाजमी भी है कि भाई अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत के एक सिविल एयरपोर्ट पर कर क्या रहा था। हालांकि घबराने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मिलिट्री एयरक्राफ्ट अक्सर लॉजिस्टिक मिशंस, रिफ्यूलिंग, क्रू रेस्ट, टेक्निकल स्टॉप ओवर या फिर जॉइंट मिलिट्री सहयोग के तहत अलग अलग देशों के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। C-130J जो कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से एक है, इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर बात कह रहे हैं कि भाई ये एयरक्राफ्ट किसी नियमित लॉजिस्टिक मिशन या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चल रही गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। दिलचस्प बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना भी इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे कि दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल सहयोग और आसान हो जाता है। लेट्स सी, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत और अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंध अब एयरपोर्ट पर भी दिखाई देने लगे हैं। चलिए दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट्स को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और नेपाल के विदेश मंत्री जो कि इन दिनों भारत दौरे पर आए हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने यहाँ पर 2 मुद्दों पर बात की है। पहला मुद्दा था उनका अग्निवीर भर्ती। नेपाल के विदेश मंत्री जी शिशिर खनाल ने कहा कि पहले गोरखा भर्ती एक त्रिपक्षीय व्यवस्था के तहत होती थी और फिलहाल इस विषय पर हाल ही में कोई बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन जब भारत सरकार इस बारे में उचित समझेगी तो डेफिनेटली हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि नेपाल ने अग्निवीर भर्ती पर बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए। यहाँ पर नेपाल के विदेश मंत्री का दूसरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया, वो था भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर। नेपाल ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया बॉर्डर से जुड़े मुद्दे भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाए जाएंगे और कोई तीसरा देश बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए नेपाल ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है दोनों ही मुद्दों पर कि भाई अग्निवीर हो या फिर सीमा विवाद, दोनों मामलों में द्विपक्षीय बातचीत ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अब सवाल यही आता है कि क्या भविष्य में नेपाल फिर से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा या नहीं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।